हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी हिंदी व्याकरण व्योम जो पुस्तक है उसका पहला चैप्टर वर्ण विचार। तो वर्ण विचार को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाषा क्या होती है। मतलब भाषा का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं कि भाषा हमारे जो मन के हमारे विचार हैं या जो भाव हैं वो दूसरों तक हम जिस माध्यम से पहुंचाते हैं वह भाषा है। ठीक है, अन्य शब्दों में हम ये कह लें कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को या जो हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, वह हम दूसरों के सामने रख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये देखते हैं कि भाषा बनती कैसे है ना। तो भाषा का आधार जो है वो वर्ण ही है। वर्ण क्या होते हैं इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि वर्णों से ही भाषा बनती है। आगे वर्णों के मेल से शब्द बनेंगे और शब्दों के मेल से वाक्य, और फिर वाक्य जो हैं एक भाषा का रूप ले लेते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें उसे क्या कहा जाता है? वर्ण। जैसे क, ख, ग आदि। नेक्स्ट है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित यानी क्रम से। अब वर्णों का व्यवस्थित समूह मतलब कि क्रम से सारे उसमें वर्ण लिखे गए होते हैं। जैसे कि उसमें स्वर भी आ जाते हैं और उसमें व्यंजन भी आ जाते हैं। स्वर और व्यंजन ये उसमें सामूहिक रूप से होते हैं और वो सब क्या कहलाती है? वर्णमाला। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है बेटा वर्ण जानने के बाद अब वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं और उसके क्या नाम हैं। ठीक है, तो वर्णों के भेद में पहला है वर्णों के, हम ये कहेंगे कि वर्णों के दो भेद होते हैं। फर्स्ट वन इज स्वर एंड सेकंड वन इज व्यंजन। ठीक है, आज हम केवल स्वर के बारे में ही यहाँ पर स्टडी करते हैं। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से बिना किसी रुकावट के हवा निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती। जैसे अ, आ, ई, उ आदि। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि स्वर जो हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अभी तक हमने ये देखा है कि वर्ण जो है वो क्या होते हैं, किसे कहते हैं, और वर्णों के भेद पढ़े हैं, है ना। वर्णों के भेद दो प्रकार के बताए हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। तो स्वर के भी आगे कितने पार्ट्स होते हैं? 3। ठीक है, स्वरों को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है रहस्व स्वर, जिसमें कि अ, ई, उ, री ये वर्ण आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसका मीनिंग, इस शब्द का, रहस्व शब्द का जो अर्थ है वो होता है कम। यानी इन वर्णों के उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है। ठीक है, उच्चारण में यानी इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो हमें बोलते समय समय जो है इसमें बहुत कम लगता है। नेक्स्ट पार्ट है दीर्घ स्वर, है ना। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा आ रहा है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो। कितना? डबल। ठीक है, अब जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, औ। ठीक है, यहाँ पे छोटा ए है और छोटी ई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कम समय लग रहा है। अब जब हम उसको आ करके बोलेंगे, बड़ी ई, ऊ, तो इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। यानी ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और वो हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और औ। थर्ड वन इज प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे, या कह लो कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। यानी सबसे ज़्यादा समय जो है वो प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है।
ठीक है। अब जैसे इसको हम अंग्रेजी के एस अक्षर से भी इन शब्दों को लिख सकते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे ओम, तो खाली ओम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ओम। ठीक है, तो इसमें जो स्वर है वो हम थोड़ा खींच कर बोल रहे हैं, तो ये जो है प्लुत स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा समय लग रहा है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के मुकाबले। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर हैं। किसके? स्वर के 3 भेद कहे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अयोग वाह। आपको पता है बेटा, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो उन 11 स्वरों के अलावा 2 इसमें अयोग वाह भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। ठीक है, तो अयोग वाह के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अयोग वाह अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार का मीनिंग है ये बिंदी, और दूसरा है विसर्ग, जिसमें 2 बिंदी लगी होती हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, तो अयोग वाह में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो बिंदी, जैसे अंग और अह। अंग में ए के ऊपर बिंदी है, और अह में ए के जो बाद में 2 बिंदु लगे हुए हैं, जिसको हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये अयोग वाह कहलाते हैं, क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य आते हैं। जैसे अंग और अह, जो स्वर हैं सारे, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सारे स्वर हैं। इनके अंत में अंग और अह आते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। और इनको हम किस प्रकार से चिन्हित करते हैं? बिंदी, अनुस्वार। ठीक है, और 2 बिंदी जहाँ पे जो वर्ण के बाद में लगती है, उसे बोलते हैं विसर्ग। ओके, अब अनुस्वार और अनुस्वार और विसर्ग में से सबसे पहले हम समझते हैं अनुस्वार को। ओके, अनुस्वार के उच्चारण में अंग की ध्वनि मुख से निकलती है। ठीक है, बिंदी की आवाज़ आती है, अंग की ध्वनि ये मुख से निकलती है, और हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। शिरोरेखा यानी जैसे आप कोई शब्द लिख रहे हैं, उसको जो ऊपर आप एक लाइन खींचते हो, वो शिरोरेखा होती है, जो शब्दों को बांधने का काम करती है। ठीक है, तो यानी इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है। इसका प्रयोग अ जैसे किसी स्वर की सहायता से ही संभव हो सकता है, जैसे संभव, स के ऊपर बिंदी। ओके, नेक्स्ट आता है अनुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोला जाता है, और जो बिंदी है उसको बोला जाता है अनुस्वार। ये ध्वनियाँ वास्तव में स्वरों के गुण हैं। ठीक है, अब जैसे हंस है के ऊपर चंद्र बिंदु, चांद, च के ऊपर चंद्र बिंदु, तो कहने का मतलब ये है कि अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहा जाता है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है बेटा, कि अनुनासिक की जगह अनुस्वार और अनुस्वार की जगह अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। वह कैसे आता है? जैसे अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि हंस, हंस यानी हंसने की क्रिया, कि कोई हंस रहा है, और अगर हम इसी को बोले कि हंस है के ऊपर बिंदी या अनुस्वार लगा दे, तो हंस वो एक पक्षी को कहा जाता है। तो दोनों में अंतर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है आगत ध्वनि। अब हम ये समझेंगे आगत ध्वनि किसे कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, किंतु उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं है। इसलिए उनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। यह जो नीचे बिंदु लगाया जाता है उसे हम नुक्ता कहते हैं। ठीक है, व्यंजनों के नीचे जो बिंदु लगता है उसको क्या कहा जाता है? नुक्ता कहा जाता है। जैसे कि परंपरागत वर्ण क, ख, ग, ज, फ और मुक्ता प्रयुक्त करके विकसित किए गए जो वर्ण हैं वो क्या बन जाएंगे? क, ख, ग, ज, फ। ठीक है, नेक्स्ट है अर्धचंद्राकार। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बेटा
थोड़ा सा मिलता जुलता है चंद्र बिंदु से, ठीक है, किंतु इसमें केवल अर्ध चंद्र बनाना है। अर्ध यानी आधा, चंद्र यानी चांद की तरह, जैसे चांद होता है उसी तरह से इसको हमें आधा चांद की तरह बनाना है, किंतु इसमें बिंदी नहीं लगेगी, अनुस्वार उसके साथ नहीं लगेगा, क्योंकि वो चंद्र बिंदु कहलाता है। ये है केवल अर्ध चंद्राकार। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये सुनते हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनमें कुछ शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि हिंदी से भिन्न है, अलग है। यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है, ठीक है। इसलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है। और ये चिन्ह आप देख रहे हैं कि इसको इस तरह से बनाना है, आधे चांद की तरह से। अब इसके लिए उदाहरण जैसे मैं बताऊं आपको, इंग्लिश के जो शब्द हैं जो हिंदी में भी एज इट इज़ लिखे जाते हैं, जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर को लिखते समय हम डा के ऊपर अर्धचंद्राकार बनाएंगे, उस पर बिंदी नहीं डालेंगे, वो डॉक्टर हो जाएगा। उस पर बिंदी ना लगा के हम केवल अर्धचंद्र बनाएंगे। और जैसे चौक, ठीक है, तो ये इंग्लिश के जो शब्द हैं जब हम इनको हिंदी में लिखते हैं तो इसमें ओ की साउंड देने के लिए हमें अर्धचंद्राकार ऊपर लगाना होता है। तो आज बस यहीं तक बेटा, इसको आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखो, उसको समझो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, दैट यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, ओके। और क्वेरी टाइम में वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, ओके। थैंक यू।